वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम वंस अगेन। आज जो मैं टॉपिक ले रहा हूँ उसका नाम तुमने ज़रूर सुना होगा। वी कनेक्शन, जिसको ओपन डेल्टा वी कनेक्शन कहते हैं। इसकी वजह यह है कि डेल्टा डेल्टा फॉर्मेशन तुमने देखा होगा। उसमें अगर कोई एक ट्रांसफार्मर निकाल दिया जाए, थ्री फेज बैंक ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से बनाया हुआ हो, तो वो दो तरीके का शेप नज़र आता है। अगर तुम ऐसे बनाओगे और ये सार को निकाल दोगे तो वो ओपन डेल्टा नज़र आएगा, और अगर ऐसे बनाओगे और इसका निकाल देगा तो वी नज़र आएगा। इसीलिए या तो इसको वी कनेक्शन कहते हैं या ओपन डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। उसी पर डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन उसको समझने के लिए सबसे पहले मैं तुमको डी डी ज़ीरो कनेक्शन दिखाता हूँ। डी डी ज़ीरो तुम जान चुके हो, याद है ना? ब्रिटिश कोड ऑफ प्रैक्टिस में उसने कहा था कि एच वी साइड का डेल्टा आप ए वन बी टू बी वन सी टू सी वन ए टू से बनाएंगे। नेचुरली उसी कॉम्बिनेशन से अगर हम एल बी साइड का डेल्टा ए बना देंगे तो 0 डिग्री कनेक्शन हो जाएगा। तुम देख चुके हो, फिर देख लो। देखो, ये है डी डी ज़ीरो कनेक्शन जो ऑलरेडी तुम देख चुके हो। इसमें तीनों ट्रांसफार्मर उस बैंक के नज़र आ रहे हैं। फेज़ ए, फेज़ बी, फेज़ सी क्लियर हो चुका होगा तुम लोगों को। तीनों नज़र आ रहा है। और जैसे डेल्टा डेल्टा कनेक्शन काम करता है, मान लो कि वो कर रहा होगा। ठीक है ना? देख लो, एज डी डी ज़ीरो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन एक थ्री फेज बैलेंस लोड को, जो स्टार में कनेक्टेड है, एल वी साइड मान लो सप्लाई कर रहा है। एच वी साइड से हम सप्लाई दे रहे होंगे ए वी सी से। हर वाइंडिंग के जो करंट की कैपेसिटी है वो आई एम्पियर्स है। हम लेज़र पॉइंट निकाल लेते हैं, तुमको दिखाएं। देखो, फेज ए, फेज बी, फेज सी, तीनों की जो वाइंडिंग की करंट कैरिंग कैपेसिटी है फुल लोड पे, वो आई एम्पियर्स की है। आई आई आई। और जो लाइन वोल्टेज है एल वी साइड का, वो कैपिटल वी है। ये भी है, ये भी है, तीसरा भी होगा। मतलब वी ए बी, वी बी सी, वी सी ए सभी का वैल्यू वी है। तो ऑब्वियसली जब कैपेसिटी इसकी आई है वाइंडिंग की, तो लाइन में तुम रूट थ्री आई देने के लायक होगे। ठीक है ना बच्चों? अब लाइन वोल्टेज अगर वी हो और लाइन करंट अगर रूट थ्री आई हो, तो टोटल केवीए कैपेसिटी एस थ्री फेज इस डेल्टा डेल्टा की क्या होगी? बोलो। रूट थ्री टाइम्स लाइन वोल्टेज, मतलब रूट थ्री वी, मल्टीप्लाइड बाय लाइन करंट रूट थ्री आई। क्या बन गया? थ्री वी आई। एंड वाई नॉट? थ्री फेज ट्रांसफार्मर इज नथिंग बट थ्री टाइम्स ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कैपेसिटी देखो केवीए की, एस सिंगल फेज देखो, लाइन वोल्टेज ही फेज वोल्टेज होता है डेल्टा में, तो हर फेज की कैपेसिटी क्या हो गई? वी इंटू आई, वी इंटू आई, वी इंटू आई, टोटल कैपेसिटी थ्री वी आई, जो यहाँ भी निकल गया। ये सब चीज़ का कोरिलेशन समझो बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चाहे तुम थ्री टाइम्स सिंगल फेज ट्रांसफार्मर करके देखो या लाइन से डायरेक्टली कैलकुलेट करो, वैल्यू बिल्कुल सेम आना चाहिए। लाइन से देखो, तुमने कैलकुलेट किया ना, रूट थ्री वी इंटू रूट थ्री आई, थ्री वी आई। थ्री टाइम्स ए सिंगल फेज, थ्री टाइम्स वी आई, हो गया थ्री वी आई, है ना? राइट। अब इसके बाद मैं इस थ्री फेज बैंक के एक ट्रांसफार्मर को आग लगा दूंगा। बी ट्रांसफार्मर में आग लग जाएगी। मतलब अभी तीन ट्रांसफार्मर है ना, ए, बी, सी, इसका करस्पॉन्डिंग एलपी का है, ए, बी, सी। देख रहे हो ना? बी वन बी टू, ए वन ए टू,
C1 C2, इसी तरह HV साइड का A1 A2 B1 B2 C1 C2। ये कनेक्शन तुम 1000 बार देख चुके हो, तुम जानते हो। लेकिन आग लगने के बाद स्थिति क्या होगी वो अब मैं तुमको दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, बी ट्रांसफार्मर गया, देख रहे हो ना, बी ट्रांसफार्मर इज गॉन। बीच में तुम देख रहे होगे, तुमको लेजर पॉइंट से दिखाता हूँ। यहाँ था बी ट्रांसफार्मर, जल गया, यहाँ से भी पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर निकल गया, अपने सारे टर्मिनल्स वगैरह के साथ निकल गया है। बी ट्रांसफार्मर इज गॉन। फेजर डायग्राम में भी देखो, बी का आर्म चला गया, HV साइड में भी, LV साइड में। यही है ओपन डेल्टा। अगर डायग्राम में उल्टा बनाता तो ये V हो जाता, समझे ना। अब मुझे ये बताओ, तुम सिर्फ ये बताओ कि ये ट्रांसफार्मर निकल जाने के बाद LV साइड में, सप्लाई साइड में, HV साइड में सप्लाई अवेलेबल है। ABC पे 3 फेज बैलेंस वोल्टेज हमने डाला हुआ है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, सिर्फ एक ट्रांसफार्मर निकला है। तुमको सोच के ये बताना है कि इस ट्रांसफार्मर के निकल जाने के बाद भी क्या LV साइड में VAB, VBC और VCA एज ए बैलेंस सेट वोल्टेज का अवेलेबल होगा या नहीं होगा, देख के बोलो। इवन आफ्टर transformer B has been removed completely and the rest is still there, the supply is intact, supply में कोई change नहीं है, would you get on the LV side VAB, VBC and VCA? Yes or no? बैलेंस वोल्टेज LV साइड में अभी मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा? मिल रहा होगा। अगर तुमको शक है तो तुम फेजर डायग्राम में देखो, एक वोल्ट मीटर लेके आओ, VAB मेजर करो, मिल जाएगा। VCA मेजर करो, मिल जाएगा। इधर मेजर करो, VAB मिल जाएगा, VCA मिल जाएगा। जब ये दोनों वोल्टेज मिल जाएंगे तो यहाँ पर भी तुम वोल्ट मीटर लगा दोगे तो तुमको वोल्टेज मिल जाएगा, पक्का। इसलिए कि यहाँ तो है, यहाँ तो सप्लाई का वोल्टेज है VBA, तो तुमको यहाँ भी LV साइड में वोल्टेज VBC अवेलेबल होगा। So the phase which is still available even after removing its transformer is known as the ghost phase. भूत मर गया लेकिन अपना साया छोड़ गया है, the voltage is still there। इसलिए ये जो 3 फेज बैलेंस लोड तुमने लगाया था, स्टार कनेक्टेड मैंने दिखाया है, एनालिसिस में आसानी होती है समझने में, डेल्टा भी हो सकता था लेकिन मैंने स्टार ही लगाया है। इस स्टार कनेक्टेड लोड को अगर पूछा जाए ट्रांसफार्मर हटाने के बाद भी कि तुम्हारे इनपुट वोल्टेज पर कोई फर्क पड़ा जी, तो क्या बोलेगा कि हमको तो पता भी नहीं चला। यही ब्यूटी है वी कनेक्शन की बच्चों, यही ब्यूटी है वी कनेक्शन की। लेकिन लोड को तो पता नहीं चला, लेकिन तुमको याद है कि जिस वक्त बी ट्रांसफार्मर था, तुम लोड को √3i करंट लाइन में दे रहे थे, √3i। लेकिन इस ट्रांसफार्मर के हट जाने के बाद वाइंडिंग कैपेसिटी सिर्फ I है, इसलिए तुम जो करंट मैक्सिमम दे पाओगे लाइन में वो सिर्फ I होगा। गौर से देख लो, ये वाइंडिंग का करंट I है, यही सीधा स्टार की लाइन में जा रहा है। यहाँ भी देखो, जो करंट यहाँ से आया है वही बी लाइन में I के तौर पे जा रहा है, समझ गए। और ये I भी इन दोनों का फेजर सम है, वो भी I के बराबर होगा, उसकी फिर चिंता बिल्कुल मत करो। तो अब इन हालात में क्या तुम वही टोटल 3 फेज लोड सप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। You will have to reduce the capacity. By how much? We shall now see. हम लोग उसको देखते हैं। मैं ओपन बोर्ड पे जा रहा हूँ, वहाँ तुमको समझाऊंगा कि क्या बन रहा है।
ये ओपन बोर्ड आ गया, इसमें क्लियर बता रहा है कि एस डेल्टा डेल्टा का जो फॉर्मेशन था उसमें वैल्यू था एस डेल्टा डेल्टा का √3v इंटू √3i इज इक्वल टू 3vi। देख ही जाओगे, √3i करंट जा रहा था, ठीक है ना। अब उसके बाद एक ट्रांसफार्मर गया, भाई जो तुम अभी देख रहे थे। अब तुमको लाइन करंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ गया आई पे, क्योंकि जो वाइंडिंग की कैपेसिटी सिर्फ आई की है। अब जरा गौर से देखो, एस एज ए वी कनेक्शन एज ओपन डेल्टा, यह भी एक ही बात है, √3 इंटू लाइन वोल्टेज into line current which is just I. So SV, the kVA output as a V connection would be √3V into I, which is √3VI. So what is the ratio? Therefore, S of the V connection by S of the delta delta connection is equal to √3VI by 3VI, which is 1 by √3. 1 by √3 is 0.577, which is 57.7%. इसीलिए कहा जाता है कि जब वी कनेक्शन हम लोग यूज करेंगे तो वी कैन कंटिन्यू टू फीड 3 फेज लोड्स बट एट रिड्यूस्ड कैपेसिटी ऑफ 57.7%। ठीक है ना बच्चों, एवरीथिंग ऑलराइट? कोई समझने में दिक्कत? घोस्ट फेज अब भी मौजूद है, याद रखो। बी का ट्रांसफार्मर चला गया, लेकिन हटाने के बाद भी तुम 57.7% कैपेसिटी सप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि अब तो 2 ही ट्रांसफार्मर बचा। 3 ट्रांसफार्मर था ना बेटा, ए बी सी, हर फेज के लिए ट्रांसफार्मर था। फेज कह लो, ट्रांसफार्मर कर लो, एक ही बात है। तो जब बी ट्रांसफार्मर जल गया तो 2 ट्रांसफार्मर बचा, ए और सी। तुम लोग बता सकते हो कि इन 2 बचे हुए ट्रांसफार्मर्स में फेज सीक्वेंस अगर एबीसी था, जो शुरू से हम लोग देख रहे हैं, तो बी ट्रांसफार्मर के हट जाने के बाद लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर कौन होगा, ए या सी? बोलो। 3 ट्रांसफार्मर था ना बच्चों, ए बी सी, बी निकल गया, बचा 2। इनमें लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर कौन सा है, ए है या सी? सोच के बोलो, सोच के बताओ, ठीक है, सोचो। अब चेंज सिनेरियो में जो टोटल लोड तुम दे पाओगे वो कितना दे पाओगे, √3V इंटू आई। एल बी साइड में देख लो, where V is the line voltage and I happens to be the line current, because now we cannot afford to have √3I, क्योंकि जो करंट लाइन में है वही करंट वाइंडिंग में है। तो वाइंडिंग की कैपेसिटी आप बढ़ा नहीं सकते हैं, ना वाइंडिंग जल जाएगी। समझ गए ना, ये ओपन डेल्टा की शर्त है, और वो शर्त बिल्कुल सामने है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग ये इन्वेस्टिगेट करेंगे बच्चों कि जो भी रिड्यूस्ड लोड ऑफ द ओरिजिनल 57.7% ऑफ द ओरिजिनल आप सप्लाई कर रहे हैं ना, इस 57.7% में जो कंट्रीब्यूशन है वो इन दोनों ट्रांसफार्मर्स का क्या है और किस पावर फैक्टर पर ये काम कर रहे होंगे। 2 ट्रांसफार्मर बचा है, ए और सी। इनमें लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर कौन है, ये मैंने तुमसे पूछा था, पता नहीं जवाब तुम लोगों को मिला कि नहीं। लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर सी है, समझ गए। फेज सीक्वेंस इज ए बी सी, तुमको याद है, ए बी सी इज सेम एज बी सी ए। बी को हटा दिया तो क्या बचा, सी ए। पहले कौन आया, सी, उसके बाद कौन आया, ए। समझ गए। So the leading phase transformer is C and the lagging phase transformer is A. यही दोनों ट्रांसफार्मर सर्विस में है। मैं जरा निकाल लूँ पॉइंटर।
हम्म, ये ट्रांसफार्मर ए है, ये ट्रांसफार्मर सी है। हम लोगों को चेक ये करना है कि अब इस लोड को जो हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, लोड प्रोड्यूस कर दिया है, ट्रांसफार्मर को जलाना थोड़ी है। अब आई ही करंट हम दे रहे हैं, √3 नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसमें अब हमको यह देखना है कि ये जो टोटल लोड जा रहा है, कितना जा रहा है, √3V इंटू आई। इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है ए का और क्या कंट्रीब्यूशन सी का, उसको जरा हम लोग इन्वेस्टिगेट अब करने वाले हैं। अब फेजर डायग्राम्स जितने बन रहे हैं उनको खूब अच्छे से समझना, और बिल्कुल बेसिक बातें, सोर्स क्या है, सिंक क्या है, वोल्टेज राइज क्या है, वोल्टेज ड्रॉप क्या है, वो सब तुमको याद करना पड़ेगा, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। और तुम लोग जो बीच बीच में वीडियो देखते हो और हमसे सवाल पूछना शुरू कर देते हो, इसको बंद करो। सारे वीडियोस को एक लाइन से देखो। जब शक कोई आ जाए फिर भी, इसलिए कि सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं करेक्शंस वगैरह करते आया हूँ, तो आपस में डिस्कस करो। आपस में भी डिस्कस करने से बात ना बने तो फिर मुझसे पूछो, तब मैं बताऊंगा। मुझे बीच बीच में काहे को डिस्टर्ब करते हो। और जो तुम लोग गंद अपना सवाल लेकर के आ रहे हो, नई सड़क वाला, थे राजा वाला, कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो N1/N2 है कि N2/N1 है, इस टाइप का सवाल मुझसे मत पूछो। थे राजा जाके पढ़ो। थे राजा ने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिफाइन ही किया था, K = N2/N1। उन्हीं किताबों से चोरी करके ये लोग सवाल दे देते हैं, तो मैं क्या करूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए उस किस्म के घटिया सवालों को मेरे सामने लाने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग खराब होने लगता है। ये दिमाग मेरा खराब हो रहा है पिछले 40 साल से। सो डोंट टॉर्चर मी। तुम्हारी बदनसीबी है कि अभी सवाल इस किस्म के आते हैं, क्या किया जाए। इसमें क्या, इवन टॉप के इंस्टीट्यूशंस जो एग्जाम देते हैं, उनमें भी, इवन गेट, तुम देखते हो गेट में चैलेंज हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, क्यों। इसलिए कि प्रॉब्लम है, और उसका सोल्यूशन मेरे पास नहीं है। मेरे पास सोल्यूशन सिर्फ यह है कि बच्चे बिल्कुल सही सही पढ़ लें, सही सही चीज़, जो दुनिया के किसी कोने में भी उनको इज्जत दे दे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। तो सी ट्रांसफार्मर इज ए लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर, ए इज ए लैगिंग फेज ट्रांसफार्मर। अब हम लोग इसके एनालिसिस के लिए जरा आगे बढ़ते हैं। पॉइंटर तो हटाना ही पड़ता आगे बढ़ने के लिए। ध्यान से देखो, फेजर डायग्राम तुम देख रहे होगे नीचे, VAN, लोड के रिस्पेक्ट में हम दिखा रहे हैं वोल्टेज। VAN, वोल्टेज ऑफ ए टू न्यूट्रल अक्रॉस द लोड, लोड इम्पीडेंस Z है। VBN, बी फेज का। VCN, द फेज सीक्वेंस इज ABC। ये जो Z है, बैलेंस लोड, जो इसका इम्पीडेंस है, वो लैगिंग फेज का है, इसलिए IA इज लैगिंग VAN, IB is lagging VBN, and IC is lagging VCN। तुमको नजर आ रहा होगा, यही यही वो एंगल है। मान लो वो एंगल फाई है, बैलेंस लोड है, फाई एंगल से तीनों ही फेजेस के करंट्स अपने करस्पॉन्डिंग लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज से लैग कर रहे हैं। ठीक है, अब जरा गौर से देखो वाइंडिंग्स, और अब अगला डायग्राम देखो। क्या देखा तुमने, IB जो करंट जा रहा है, पॉइंटर निकालता हूं मैं, IB जो करंट जा रहा है लाइन बी में, कहाँ से आ रहा है, यहां से आ रहा है। So IB is the current which is actually flowing in winding A, phase A। बात समझ में आई। सिमिलरली लाइन सी में जो तुम्हारा करंट जा रहा है IC, ये करंट देख लो, ये करंट वो कहाँ से जा रहा है,
वो फेज सी के वाइंडिंग से होकर के जा रहा है। देख सकते हो आई सी, देख सकते हो आई बी। क्यों जरूरत पड़ रही है अभी तुमको पता चल जाएगा। गौर से देखो, मुझे इन वाइंडिंग्स को सोर्स समझना है, सोर्स ऑफ पावर। तुम जानते हो कि सोर्स तब होता है व्हेन द करंट फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज राइज। तो इस एतबार से मैंने ट्रांसफार्मर सी पर, लीडिंग फेज का है ना, पहले उसी पर ध्यान दे रहे हैं। ट्रांसफार्मर सी पे करंट आईसी का डायरेक्शन ये था, तो मैंने इसको सोर्स ट्रीट करने के लिए C1 को बना दिया माइनस और टर्मिनल C2 को बना दिया प्लस। So the current is flowing in the direction of voltage rise, and therefore phase C would be reckoned as a source of power. समझ गए? Source of power समझ जाएगा। So the KVA delivered by transformer C would be decided by what you see here. By what you see here. Right? अब जरा सा फेजर डायग्राम तुम देख लो क्या होने वाला है। उससे पहले मैं तुमको बताऊं, देखो, दिस वोल्टेज इज VC2 C1, voltage of C2 with respect to C1, C2 marked as positive. So the name of this voltage is VC2 C1. You tell me, is it not VC A? और से देखो, अगले फेजर डायग्राम को देखने से पहले इस बात को समझो। The voltage VC2 C1, is it not the same voltage as VC A? गौर से देखो, C2 is as good as C and C1 is as good as, ट्रैक करो, थोड़ी सी नजर अपने होराइजन को जरा वाइड करो, दूर तक देखो। So the voltage VC2 C1 is nothing but voltage VCA. अब उस फेजर डायग्राम पे मैं VCA को तलाश करने वाला हूं और वहां फिर करंट IC को ढूंढूंगा कि उसकी पोजीशन वहां है क्या। और से देखो, this is VCA and this is current IC. IC is lagging VCN by an angle phi. लैग लीड अभी तुम लोग फेजर डायग्राम में समझ पाते हो कि टोटल कंफ्यूज हो जाते हो? आई होप कि समझ पाते होगे। अब गौर से देखो, VCA पॉइंटर निकालना ही पड़ता है बेटा। VCA is this voltage. गौर से देखो, and the current that is flowing in the winding is IC, which is here. So what is the angle between VCA and IC? It is 30 degree plus phi, lag. अच्छा, ये सब तो जानते हो ना भाई कि VCN से VCA 30 डिग्री लीड कर रहा है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? इसके लिए तो आप लोग स्टार डेल्टा का फेजर डायग्राम वगैरह देखिए बेटा, वो मैं नहीं करूंगा। लाइन वोल्टेज स्टार में लाइन टू न्यूट्रल वोल्टेज कहाँ होता है, लाइन टू लाइन वोल्टेज कहाँ होता है, उसकी पोजीशन क्या होती है, उसको ढूंढिए। मैं तो आपको यहाँ दिखा दिया। VCA would be leading VCN by 30 degrees, लीड कर रहा है। So
the angle of lag of IC would be 30 degree plus 5. ठीक है, राइट। आगे चलो। अब मैं लैगिंग फेज ट्रांसफॉर्मर ए पर ध्यान दे रहा हूं, पॉइंट निकाल रहा हूं। ए को भी मुझे सोर्स बनाना है। आईबी का करंट तुम देख रहे हो जो वाइंडिंग के थ्रू जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मर ए सोर्स बने उसके लिए इन वोल्टेजेस में पोलैरिटी मार्क करनी होगी। The current should be shown in the direction of voltage rise if it has to be reckoned as a source. बोलो, A2, should it be positive or negative? Of course negative. Current must flow in the direction of voltage rise, minus से plus की तरफ. So A1 is going to be positive and A2 is going to be negative. Right? शायद नेक्स्ट स्लाइड में वो दिखाया हो, नहीं दिखाया तो भी कोई अर्ज नहीं। हाँ, दिखा दिया है। और से देखो, दिस प्लस दिस माइनस। अब मुझे बताओ कि दिस इज गोइंग टू बी ए सोर्स ऑफ पावर बिकॉज IB is flowing in the direction of voltage rise of which voltage? VA1 A2. VA1 A2. A1 is positive with respect to A2. ये सब तो बहुत प्यार से ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। मैंने तुमको कहा था ना कि सर्किट डायग्राम इज मीनिंगलेस विदाउट ए फेजर डायग्राम एंड वाइस वर्सा। और साथ में क्या कहा था? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के सुहाग के सिंदूर है फेजर डायग्राम। अब देखो, ये वोल्टेज VA1 A2, होल्ड इट, रुको। इज दिस वोल्टेज नॉट VBA? और से देखो, A1, is it not B? And A2, is it not A? So VA1 A2 is nothing but VBA. So VBA is going to be the driving voltage and IB is the driven current. अब उसको हमको फेजर डायग्राम पे देखना है, जैसे इससे पहले देखा था ना सी के लिए, अब इसके लिए देखना है। गौर से देखो, दिस इज VBA, गौर से देख लो। कुछ शक है तुम लोगों क्या? अरे VBA होता है बेटा VBN माइनस VAN। तो VBA माइनस VAN अगर तुम कर दोगे तो माइनस VAN इधर आएगा ना, उसका रिजल्टेंट इधर आएगा। जाके पढ़ो यार, बेसिक किताबें पढ़ो, उससे भी ज्यादा आसान तरीका है। जिस वक्त तुम VBA इज इक्वल टू VBN माइनस VAN लिखते हो, उस वक्त क्या ये ट्रू नहीं है कि VBN इज इक्वल टू VAN प्लस VBA? अब ये जो क्लोज ट्रायंगल तुम्हारा हो जाता है, ये जो क्लोज ट्रायंगल तुम्हारा जो हो जाता है, VAN प्लस VBA इज इक्वल टू VBN। लामीज थ्योरम वगैरह याद है? सब भूल भाल गए? उस तरीके से भी निकाल सकते हो। हम लोग इतना पैरेललोग्राम बना करके नहीं निकालते हैं, हम लोग इसी तरीके से निकालते हैं, शॉर्टकट। इतना वक्त नहीं हमारे पास कि VBN माइनस VN में VN का निगेटिव फेजर खींचें, यहाँ खींचने के बाद एक पैरेललोग्राम बनाए और तब रिजल्टेंट निकालें। वो सब हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग सीधा करते हैं VBA is equal to VBN minus VAN, so VBN is equal to VAN plus VBN। अब ये जो डायरेक्शन है उसी के पैरेलल ये है, क्योंकि मुझे ओरिजिन से दिखाना था इसलिए मैंने यहाँ दिखा दिया। अब समझ में आ गया तुम लोगों को? अब देखो, VBA is the driving voltage of
ट्रांसफार्मर ए एंड इट्स करंट इज IB। और से देखो, IB lags VBN by an angle phi। ठीक है, मान लो कि phi 30 डिग्री से कम है, तो गौर से देखो, what is the relationship between the driving voltage VBA and the driven current IB? फेज डिफरेंस बोलो। It is 30 डिग्री minus phi। लीड और लैग, PF के लिए लीड बोलोगे या लैग बोलोगे? ऑब्वियसली लीड यार, IB इज लीडिंग VBA। समझ गए? IB इज लीडिंग VBA, जिसका मतलब यह है कि ट्रांसफार्मर ए जो हमारा लैगिंग फेज ट्रांसफार्मर था, उसमें जो करंट IB है वो लीडिंग करंट है। अब कॉम्प्लेक्स पावर को याद करो, इसलिए कि मैं आने वाला हूं इसी पर। कॉम्प्लेक्स पावर S is equal to P plus JQ is equal to VI conjugate, where Q is positive for, बोलिए, लैगिंग वाट्स। अब हम लोग उस नॉलेज तक आ गए हैं जहां पर के हम बता सकते हैं कि KVA आउटपुट इन ट्रांसफार्मर्स का क्या होगा। What would be their share in meeting the load requirement? निकलता नहीं है। चलो, अब दोनों आ गया, अब दोनों आ गया। मैंने समझाने के लिए साथ दोनों को नहीं किया था, लेकिन अब दोनों तुम्हारे सामने है। और अब हम लोग कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट चेक करने वाले हैं। पहले ट्रांसफार्मर सी का करेंगे, वैसे लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर है। देखो, SC complex power output of transformer C, which is the leading phase transformer, is V into IC conjugate is V angle 0 degree multiplied by 1 angle minus 5 plus 30 degrees conjugate। ये माइनस क्यों किया बताओ तो, बोलो क्यों किया माइनस? इसलिए कि वो करंट लैगिंग था बाय व्हाट एंगल? और से देखो, लैगिंग बाय व्हाट एंगल? 30 डिग्री प्लस 5 या 5 प्लस 30 डिग्री, जैसे भी चाहो कहो। 30 डिग्री प्लस 5 को वो लैग कर रहा है। इसीलिए जब SC हम लिख रहे हैं तो I के साथ एंगल दे रहे हैं -5 प्लस 30 डिग्री, और कॉन्जुगेट तो करना ही है। इसलिए SC हो गया VI एंगल 5 प्लस 30 डिग्री। तुम जानते हो कॉन्जुगेट करने में सिर्फ एंगल का निगेटिव हो जाता है। इट इज 5 प्लस 30 डिग्रीज। ठीक है, दिस इज द कॉम्प्लेक्स पावर आउटपुट of transformer C, which happens to be the leading phase transformer। आगे चलो, also SA complex power output of the lagging phase transformer A, SA is equal to V into IB conjugate is equal to V angle 0 multiplied by I angle 30 minus 5 conjugate। Why? और से देखो, यहां देखो, यहाँ IB 30 डिग्री माइनस 5 से लीड कर रहा था। क्या कर रहा था? 30 डिग्री माइनस 5 से लीड कर रहा था।
लाइन वोल्टेज का मैग्नीट्यूड तुम जानते हो, दोनों केस में भी है, इसलिए हम लोग भी ले रहे हैं। और करंट का ध्यान रखते हुए, बहुत ध्यान रखते हुए इस चीज को हम लोग कर रहे हैं। देखो, V एंगल 0 डिग्री इंटू I एंगल 30 डिग्री माइनस 5 लीडिंग कॉन्जुगेट, ठीक है। लीडिंग एंगल है ये। अब आगे चलो। सो एस ए इज वी आई एंगल 5 माइनस 30 डिग्री, इसलिए कि जब इसका कॉन्जुगेट करोगे तो 5 माइनस 30 डिग्री। सो एट द एंड ऑफ द डे you have SC is equal to VI angle 5 plus 30 degrees and SA is equal to VI angle 5 minus 30 degrees. अब यहीं पर गौर से देखो, दोनों का केवीए का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन पावर फैक्टर डिफरेंट है। जानते हो, सिविल सर्विसेज में एक ऐसा क्वेश्चन 90s में आया था, 20 नंबर का क्वेश्चन था, 2 मिनट का क्वेश्चन था, किसी ने नहीं बनाया था, इसलिए कि लोगों को पता ही नहीं था। मैं तुमसे बनवाऊंगा, डोंट वरी। आगे चलो। अब यही दोनों मिल करके लोड के केवीए के बराबर होना चाहिए, और लोड केवीए क्या था, याद करो, बोलो, √3 VI, √3 times line voltage into line current in a V connection। लाइन करंट I से ज्यादा तो बढ़ाया नहीं, तो √3 VI था। तो अब इन दोनों का सम आना चाहिए ना √3 VI के बराबर, बोलो, आना चाहिए ना। चेक करो इसको। Hence S load is equal to SC plus SA is equal to VI angle 5 plus 30 degrees plus VI angle 5 minus 30 degrees is equal to VI 1 angle 5 plus 30 plus 1 angle 5 minus 30 is equal to VI √3 angle 5। तो लोड हो गया √3 VI एंगल 5, जो कि होना भी चाहिए। भाई, जब तुम्हारा लोड लैगिंग पीएफ का था, 5 लैगिंग पीएफ, और V लाइन वोल्टेज था और I लाइन करंट था, तो उसका एस तुम क्या लिखते, √3 VI एंगल 5 ही तो लिखते नहीं। अब मैं तुम लोगों को यह बताऊं, दिखाऊंगा तुमको थोड़ी देर के बाद, कि ये 1 एंगल 5 प्लस 30 डिग्रीज प्लस 1 एंगल 5 माइनस 30 डिग्रीज को तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग बहुत लंबा चौड़ा शायद काम करोगे। इसको ब्रेक करोगे रेक्टेंगुलर में, cos 5 प्लस 30 प्लस j साइन 5 प्लस 30, फिर 5 माइनस 30 के लिए cos 5 माइनस 30 प्लस j साइन 5 माइनस 30, फिर सबको जोड़ोगे और कैलकुलेट। कोई नहीं बेटा, फेजर डायग्राम तुम्हारा बेस्ट दोस्त है। वो इन फेजर्स को इमीडिएटली मैग्नीट्यूड और एंगल समेत तुमको बता देगा। मैं तुमको न्यूमेरिकल बनाते वक्त दिखा दूंगा, लेकिन अभी मेरी बात मान लो। इनका जो फेजर सम है, वो फेजर सम इसका है √3 एंगल 5। समझ गया? इट इज सिंपली √3 एंगल 5। ठीक है? तो इस तरीके से दोनों ट्रांसफॉर्मर्स का क्या कंट्रीब्यूशन था तुमको मिल गया। उसका पावर फैक्टर ऑफ ऑपरेशन क्या होगा वो तुमको नजर आ जाएगा। आ गया, बल्कि सामने तो है। ऑपरेटिंग एंगल्स तुम्हारे सामने है बेटा। एस सी का 5 प्लस 30 डिग्रीज है, एस से का 5 माइनस 30 डिग्रीज है। वेयर 5 इज पॉजिटिव फॉर, उस फेजर डायग्राम में 5 पॉजिटिव लैगिंग पीएफ के लिए था, याद रखोगे। इन चीजों में तुम लोग इतना कंफ्यूज करते हो कि ये सब बेसिक का प्रॉब्लम है। बेसिक अगर क्लियर हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है? अब ये न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। इसको बनाने के लिए हम लोग बोर्ड पे चलेंगे। 1000 kVA 0.866 pf लैग 3 फेज लोड
fed by a V connection at 400 volt from 6.6 kV three-phase AC mains. Calculate output and power factor of each transformer. ये न्यूमेरिकल है. अब हम लोग ओपन बोर्ड पे चलते हैं बनाने के लिए. देखो सेम न्यूमेरिकल यहाँ पे आ गया. इसका सोल्यूशन नो करना है. इसके पहले बैकग्राउंड बताने की जरूरत नहीं है, अब बहुत ताज़ा है, लेकिन फिर मैं दिखा देता हूँ तुमको. यहाँ तक तुम लोग देख चुके थे. आगे मैंने वही डायग्राम रिप्रोड्यूस कर दिया है, फेजर डायग्राम समेत. इसको चाहो तो हटा दो. सेम फेजर डायग्राम है. इसी के बेसिस पर अभी हम लोगों ने ये निकाला था. अच्छा, यहीं पर मैं तुमको बता रहा था कि वन एंगल 5 + 30 डिग्रीज और वन एंगल 5 - 30 डिग्रीज को तुम कैसे निकाल सकते थे आसानी से. देखो, ये तुम एंगल 5 की एक लाइन दिखा दो जो अपने रेफरेंस से, ये मान लो कि 0 डिग्री का रेफरेंस है, इससे ये एंगल 5 लीडिंग है, तो ये एंगल 5 हो गया. अब गौर से देखो, तुम्हारा जो फेजर था वो था वन एंगल 5 + 30 डिग्रीज. तो वन तो मैग्नीट्यूड है, एंगल है 5 + 30 डिग्रीज. यहां से 5 + 30 डिग्रीज का ये एंगल है. तुम काहे को चले गए हट करके, यही सब प्रॉब्लम हो जाता है इसमें. लेजर में निकालता हूँ, इससे आसानी हो जाएगी. इससे हटेगा नहीं है. ये 30 डिग्रीज है, तो 5 + 30 डिग्रीज का ये फेजर आ गया. अब दूसरा देखो, वन एंगल 5 - 30 डिग्रीज. ये 5 का है रेफरेंस, -30 डिग्रीज मतलब क्लॉकवाइज. ये है वन एंगल 5 - 30 डिग्रीज. इन्हीं का रिजल्टेंट निकालना है ना. तो गौर से देखो ना बेटा, 30 और 30 60 डिग्रीज का रिजल्टेंट कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. वैल्यू क्या होगा, √3, और डायरेक्शन क्या, एंगल 5. कितना आसान है. कितने लंबे झंझट से तुम बच जाते. कहाँ cos 5 + 30 j sin 5 + 30 cos 5 - 30 j sin 5 - 30, उसका रीग्रुप करो, फिर जोड़ो, फिर ओह, सेव योरसेल्फ. इन मुसीबतों से अपने आप को बचाया करो. तो एनीवे, एस लोड आ गया, √3 VI एंगल 5 के बराबर इन दोनों कंट्रीब्यूशन. अब यहाँ पर न्यूमेरिकल के हिसाब से एक बड़े पते की बात है. तुम गौर से देखो, इस लोड का मैग्नीट्यूड है √3 VI, और ट्रांसफॉर्मर्स के कंट्रीब्यूशन क्या है, VI VI. So it is nothing but S load divided by √3. इसलिए जब लोड दिया हुआ हो तो इतने लंबे झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं. S लोड बाय √3, और एंगल तो तुम जानते ही हो, उससे निकाला करो. वही मैं करने वाला हूं. गौर से देखो, सॉल्यूशन है लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर का. लीडिंग फेज ट्रांसफार्मर S1, अब मैं SC नहीं लिख रहा हूं, S1 इज इक्वल टू SL बाई √3 एंगल 30 डिग्रीज + 5 इज इक्वल टू SL बाई √3 एंगल 5 + 30 डिग्रीज, जो हम लोग आमतौर पे उसी सिमेट्री के लिए लिखते हैं 5 + 30, वेयर 5 इज पॉजिटिव फॉर लैगिंग PF. लैगिंग फेज ट्रांसफार्मर S2 is equal to SL by √3 angle -30 degree -5, which is SL by √3 angle 5 - 30 degrees. सिर्फ वैल्यू पुट कर दो बच्चों. S1 is equal to SL 1000 kVA by √3 angle 30 degree plus cos inverse 0.866. तुम जानते हो cos inverse 0.866 भी 30 डिग्री ही होता है, इसलिए एंगल हो गया 60 डिग्री. इसलिए PF ऑफ ट्रांसफार्मर would be to cos 60 डिग्री, which is 0.5 लैग. पॉजिटिव है. S1 का एंगल अगर पॉजिटिव है
तो ये लैगिंग पीएफ को इंडिकेट करता है. सो द आंसर वुड बी 577 kVA at 0.5 lag. Which transformer? The leading phase transformer. तो तुमसे अगर लीडिंग लैगिंग नहीं पूछा है तो तुमको अपनी बुकराती करने की जरूरत भी नहीं है, दोनों ट्रांसफार्मर का लिख दिया करो. लेकिन अगर पूछ दे तो याद रखो. दूसरे ट्रांसफार्मर का 1000 by root 3 angle cos inverse 0.866 minus 30 degrees. 5 minus 30 डिग्री है, याद करो. ये हो गया 30 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 0 डिग्री. मतलब जो ट्रांसफार्मर लैगिंग फेज का होगा वो इस डेटा के हिसाब से यूनिटी पीएफ पे काम कर रहा होगा. कॉस 0 डिग्री यूनिटी पीएफ. केवीए तो 570 रहेगा, 577 केवीए ही रहेगा, नथिंग एल्स. ये 20 नंबर का सवाल था बेटा. आईएएस में 90s में ये 20 नंबर का सवाल था और सिर्फ इतना ही करना था. मेरे ख्याल में बहुत कम लोगों ने, शायद किसी ने किया हो. इसलिए कि उस जमाने में इसमें से अब भी तुमको ये ट्रीटमेंट जो हमने तुमको दिया वो किताबों में नहीं मिलेगा. बहुत बाद में कोठारी साहब की किताब में वो आ गया. वो कैसे आ गया वो तो मैं क्या बोलूं. एनीवे आ गया तो अब मौजूद है. सेन साहब ने इस किताब में, अपनी किताब में इसको निकालने की कोशिश की थी, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट था वो कुछ उल्टा पुल्टा सा था, इसलिए मैंने उसको फॉलो नहीं किया. वो सोर्स को बनाने के लिए करंट को रिवर्स कर रहे थे. हमने वोल्टेज को रिवर्स किया था ना. वोल्टेज की पोलैरिटी हमने सेट किया था ना बेटा, करंट को हमने चेंज नहीं किया था. उन्होंने करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दिया वाइंडिंग में. वो मुनासिब नहीं है ना भाई. करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और लोड में जा रहा है वही दिखाइए ना. तो ये सेन साहब या उनके स्टूडेंट्स से जो उनकी मदद कर रहे होंगे, शायद हो गया होगा. आउट ऑफ साइट ओवर साइट जो भी कह लो. तो बच्चों ये हो गया न्यूमेरिकल खत्म. अब थोड़ी बात के बी कनेक्शन आखिर हम लोग यूज कहाँ करते हैं. एक बात तो ऑब्वियस है कि 3 फेज बैंक ऑफ ट्रांसफार्मर्स तुम डेल्टा डेल्टा में अगर यूज कर रहे हो और एक ट्रांसफार्मर खराब हो जाए तो जब तक कि दूसरा ट्रांसफार्मर रिप्लेस नहीं करते हो, कम से कम 57.7% ऑफ द कंज्यूमर्स को तो फीड कर सकते हो ना बेटा. तो ये तो एक ब्रेकडाउन की कंडीशन है. ये तो बहुत बहुत ही ऑब्वियस है, इसमें किया जा सकता है. दूसरा भी बहुत नॉर्मल हम लोग करते हैं बेटा इंडस्ट्रीज में. जैसे मान लो कि तुम्हारा ट्रांसफार्मर्स का रूटीन टेस्टिंग मेंटेनेंस वगैरह होता है ना. रूटीन टेस्टिंग मेंटेनेंस का प्रोसीजर चलता है. तो इसमें अगर तुम किसी साइट पे आ गए और तीनों ट्रांसफार्मर हटा दिया एक साथ तो लोग तो तुमको गोली मार देंगे, मोहल्ले वाले. तो तुम ये करो कि 1 बाई 1 हटाओ. पहले आओ, एक ट्रांसफार्मर हटाओ और बाकी लोगों को 57.7% कैपेसिटी पर 15 मिनट के अंदर फीड करते रहो. जब इसका काम हो जाए टेस्टिंग मिनट्स वगैरह का, तो फिर 10-15 मिनट के लिए ऑफ कर दो सबका. इस ट्रांसफार्मर को लगा दो और फिर दूसरे ट्रांसफार्मर को हटा दो. तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की सप्लाई इंटरप्शन के साथ तुम बहुत आराम से दिन भर में या जो भी शेड्यूल है तुम्हारा 2 दिन का 3 दिन का, उसमें ये कर सकते हो. यह ध्यान रखो कि जिन लोगों का शुरू में काटा था उन लोगों को बाद में दे दो, नए लोगों का काटो, ताकि किसी एक को मुसीबत ना हो. ये सब जनरल फील्ड की प्रैक्टिस है, मैं तुमको बता देता हूँ ताकि फील्ड में पिटने की नौबत कम आए. समझ रहे हो ना. किसी एक ही सेक्शन के लोगों को बार बार लाइट लाइट काटते रहोगे, दूसरे को देते रहोगे, तो लोगों का दिल जलेगा, वो तुम्हारी आकर के पिटाई कर देंगे. एक और चीज मेरे जहन में आती है कि प्लानिंग स्टेज पे, मान लो कि प्लानिंग स्टेज पे हम लोगों को
एक कैपेसिटी से 3000 केवीए की कैपेसिटी हम प्लान कर रहे हैं, 3000 केवीए। तो और लोड अभी है नहीं, ग्रोइंग एरिया है, अभी लोड कोई खास है नहीं। तो एज वी ओपी कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन में डेल्टा डेल्टा का बाई रूट 3 टाइम्स तो चल ही जाता है ना बेटा। तो 3000 केवीए बाई रूट 3 करके देखो कितना होता है, कितना होता है 3000 केवीए बाई रूट 3। 1732 केवीए। 1732 केवीए तो तुम सप्लाई कर ही सकते हो ना एस वी कनेक्शन। तो बजाय इसके कि तुम 3 ट्रांसफार्मर को फीड करो और तुम्हारी अभी जो डिमांड है वो 1000 केवीए की है, तो तीनों ट्रांसफार्मर तो बहुत लाइटली लोडेड होंगे ना बेटा। लाइटली लोडेड ट्रांसफार्मर एफिशिएंट नहीं होता है, एफिशिएंसी बहुत खराब होती है, तो तुम तो बहुत लूज कर रहे होगे। तो अभी तुम वी कनेक्शन में सिर्फ 2 ट्रांसफार्मर लगा के चलाओ, वो अच्छी कैपेसिटी पर चलेगा, इसलिए कि हर की कैपेसिटी 1000 केवीए है। तो कम से कम वो, अगर तुम्हारा लोड 1000 केवीए का भी है तो उसका कितना हो जाएगा, हाफ 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 चलाओगे तो उसका लोडिंग सफिशिएंट रहेगी और उस पर कैपेसिटी पर तुम्हारी एफिशिएंसी बेटर होगी। उसके बाद जब लोड बढ़ता ही चला जाए, बढ़ता ही चला जाए, तो जब तुम देखो कि से 1500 केवीए वगैरह अब क्रॉस करने वाला है, तो तुम तो 1732 केवीए तक दे सकते हो, तब फिर तीसरा ट्रांसफार्मर ला के लगा देना। तो इस तरीके से तुम इतने दिनों तक अपने कैपिटल को भी बचा सकोगे, एफिशिएंट ऑपरेशन भी करवा सकोगे। यही सब मेनली जो एप्लीकेशंस हैं वी कनेक्शन के, यही हैं। उनको मैंने कहीं पर लिस्ट भी किया होगा, मैं तुमको दिखा देता हूँ। देखो, यूज कहाँ कहाँ यूज करेंगे। अनप्लैंड आउटेज ऑफ वन ट्रांसफार्मर, पहला पॉइंट बता दिया था मैंने। भाई डैमेज हो गया तो उसको हटाओ, बाकी जो है उसको भी कनेक्शन लगा कम से कम 57.7% लोगों को सप्लाई करो। ठीक है, बता चुका हूँ मैं, सिर्फ तुम्हारे रेफरेंस के लिए, रिकॉर्ड के लिए सामने लिख दे रहा हूँ ताकि तुमको याद रहे। रूटीन इंस्पेक्शन, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, तुमको बताया ना कि रूटीन जो तुम्हारी होती है इंस्पेक्शन टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस की, उसमें तुम एक ट्रांसफार्मर को एक वक्त में हटाओ, 10-15 मिनट में काम हो जाएगा। बाकी दो को वी कनेक्शन में सप्लाई के लिए जारी रखो, 57.7% कैपेसिटी फीड करते रहो। उसके बाद जब ये वाला काम पूरा हो जाए तो फिर इसको लगाओ, थोड़ी देर के लिए इंटरप्शन होगा, फिर दूसरे ट्रांसफार्मर को हटा दो। लेकिन अब जिन लोगों का काटा था उन लोगों को सप्लाई दे दो, जिन लोगों का नहीं काटा था उनकी काट दो, इसी तरीके से तीसरा कर दो। तो वन बाई वन जब तुम उसको हटाते रहोगे तो किसी एक आदमी, किसी एक मोहल्ले को तकलीफ ज़्यादा नहीं होगी ना, तुम्हारा काम भी हो जाएगा, उन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। ये भी एक वी कनेक्शन का प्रैक्टिकल यूज हम लोग फील्ड में हमेशा करते हैं, दैट इज ए नॉर्मल यूज। एट प्लानिंग स्टेज में तुमको यही बता रहा था, एट प्लानिंग स्टेज to ensure economy and efficient operation of only 2 transformers until load exceeds 57.7% of load। समझ गए? तो मेनली यही 3 जगह हम लोग इस्तेमाल इसको करते हैं बेटा। बाकी जो फेजर डायग्राम्स वगैरह हमने बना करके तुमको दिखाया, जो हर ट्रांसफार्मर का कंट्रीब्यूशन दिखाया केवीए वगैरह का,
उसको अच्छी तरीके से समझना, उसको फॉलो करना, और मेहरबानी करके इस किस्म का कचड़ा सवाल मेरे लिए मत छोड़ना, आपस में डिस्कस करते रहो। बाकी जो मैं क्वेश्चंस देता हूँ उन क्वेश्चंस को बनाओ। मैंने 4 क्वेश्चन दे करके तुमको छोड़ दिया है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बनाएँ। जब काफ़ी लोग आ जाएँगे तब उसका जवाब का वीडियो मैं तुमको अपलोड करूँगा, उससे पहले नहीं। ठीक है? जब तक जो हम लोग ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं, उसी में प्रोग्रेस करते चले जाएँगे। ठीक है बच्चों? हम समझते हैं कि इतना काफ़ी है आज के लिए। इट्स मोर देन इनफ। तो इजाज़त दो। रात का 3 बजने में 10 मिनट है। तो क्या कहूँ? गुड मॉर्निंग कहूँ, गुड बाय कहूँ, जो भी कहूँ। All my good wishes are always with my kids. बच्चों के लिए हमारी दुआएं हमेशा हैं बच्चों। Have a nice day, have a nice time, have a good luck always. But fortune favors the brave. अपनी हिम्मत भी दिखाओ, अपनी हिम्मत भी करो। वो सब अब तुम लोगों की बदनसीबी है कि अब जो तुम जेई का एग्जाम दे रहे हो, वो लोग नई सड़क की किताबें उठा के ले आते हैं, फिर राजा से एक सवाल सेट कर देते हैं, सवाल गलत होता है, जवाब गलत होता है। अब मैं क्या करूं? इसको मेरे सामने मत लाओ तो अच्छा है। अभी मैं देख रहा था कि एक ने सवाल दिया कि ये जो वोल्टेज की रेटिंग हमने दिया है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? अरे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो से बदबू आती है थेराजा की। थेराजा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को डिफाइन करता है के इज इक्वल टू N2/N1। तो उसको वही जवाब चाहिए, दे दो। मैं क्या करूं? मैं नहीं करूंगा। मैं IEEE का ही सिर्फ फॉलो करूंगा, और वो है N1/N2। फिनिश। यार इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी? तुमको बताया कि कैरेक्टर ढीला है, दिन को प्राइमरी रात को सेकेंडरी हो जाता है। हम पागल बुझते रहे? कुछ नहीं, एवरीथिंग इज फ्रीज नाउ। ये बात है, मैं कई मर्तबा कर चुका हूँ, लेकिन नए नए बच्चे आते हैं, वो आते के साथ कुछ देखते हैं यूट्यूब पे, उसके बाद फौरन अभी अभी एक बच्चा मार कर रहा था कि आपने वहाँ आई आई टीटा मैक्स इज इक्वल टू √/pi/i क्यों लिख दिया? आर इक्वलेंट लिखना चाहिए था। भैया गलती हो गई थी, उसको करेक्ट मैंने दूसरी वीडियो में कर दिया था। देखो ना, बिना बिना देखे हुए बीच में आकर के लुल्लू बोलने लगते हो। अवॉइड दिस। ठीक है? बाकी ये कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम लोग वीडियोस जितने बनाता हूँ वो सीक्वेंस में बिल्कुल शुरू से आखिर तक देखो, बहुत ध्यान से देखो और कई बार देखो, तभी तुमको मशीन समझ में आएगी। इट्स नॉट ए वेरी सॉफ्ट नट टू क्रैक। समझ गए? आपका बैकग्राउंड जैसा है उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तुम सभी जानते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इट इज वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट्स। हम लोग उसको आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी रहेगी। ठीक है ना बच्चों? चलो ठीक है, इजाजत दो। गुड बाय एंड गुड लक।